जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सबों के बीच हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आज के इस चैनल पे। जो कि आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। सबसे पहले बता दे, आप लोग जो जीके जीएस के लिए बार बार टेंशन लेते रहते हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और आप लोग का बहुत कम समय गवाते हुए हम लोग सेशन को शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं भी निगेटिविटी में नहीं पड़िएगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जो हम क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, आप चाहे वो बिहार का किसी एग्जाम का या फिर आप रेलवे का कोई एग्जाम या एसएससी का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित रहिए जीके जीएस के लिए जितना आपको सिलेबस दिया जाता है या जितना आपको हम यहाँ से बता देते हैं ना, ये समझ लीजिए बहुत सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। समझ लीजिए, बस आपको इतना पे कमांड रखना है। और देखिएगा, जहाँ भी आप सेट लगा रहे होंगे, आपको दिन ब दिन जो है कि एक बेहतर प्रदर्शन की ओर जो है कि आप लोग जा रहे होंगे, एक बेहतर प्रदर्शन की ओर जा रहे होंगे। तो आप लोग जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग निश्चित रहिए, जितना क्वेश्चन बता देते हैं ना, आप लोग आराम से सिर्फ उस पर कमांड रखिए। देखिएगा, आप लोग जहाँ टेस्ट लगा रहे होंगे वहाँ पर आपका नंबर दिन ब दिन बेहतर आ रहा होगा। और जो एग्जाम आपका फॉर्म भरिएगा या भरे होंगे, उसमें आपका प्रबल दावेदारी रहेगा जीके जीएस के करंट अफेयर्स के लिए। आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो चल, और आप लोग के लिए जो हम 50 क्वेश्चन का जो टेलीग्राम पे डेली 10 बजे जो सेट जो लगवाते हैं, समझ लीजिए वह क्वेश्चन हम अपने से सेट करते हैं और एक से एक क्वेश्चन सेट करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका जो लेवल का जो एग्जाम है उसके हिसाब से हम लोग सेट करते हैं क्वेश्चन। और आप लोग उसको अपने कॉपी में जो है कि नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज करके गलती मार दिए थे, वो गलती को अब या उस टॉपिक को आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और सप्ताह में जो है कि एक बार या 2 बार जो है कि उसको रिवीजन कीजिए, साप्ताहिक रिवीजन कीजिए। ये 4 दिन 5 दिन में रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है। वो कंटेंट आपके दिमाग में धीरे धीरे सेटअप होते रहेगा और ये कंटेंट एक बिल्डअप जब हो जाएगा आपके माइंड में, समझिए बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस जबरदस्त सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। तो समझिएगा अच्छा से, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया, जिंदगी ने कुछ यूं आजमाया मुझे, कुछ छीन गया कुछ गवा दिया। तो समझ सकते हैं, जिंदगी कहने का मतलब यह कंटेंट हम आपको इसलिए दिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन भगवान ने जन्म दिया है, यह जिंदगी एक उतार चढ़ाव से भरे हुआ जिंदगी रहता है, सुख दुख से भरा हुआ जिंदगी रहता है। लेकिन आप जब दुख की घड़ी रहता है मनुष्य के जीवन में, या अगर आप अभी कमजोर हैं पढ़ने में या आपका घर का स्थिति सही नहीं है, तो आप जो है कि कैसे भी करके आप कलम को कभी मत छोड़िएगा, आप कलम और कॉपी को कभी मत छोड़िएगा। अर्थात मां सरस्वती आपको इतना चीज तो जरूर दे देंगे कि आपका जॉब अच्छा से हो जाएगा, बशर्ते आप अच्छा से दिल से मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए गरीबी को देख के आप छोड़ दिए पढ़ने के लिए और जो है कि काम करने लगे, तो समझ सकते हैं आप उस लड़ाई को जो आपको मैदान में उतारा गया था हमारे जो है कि सरस्वती मां के द्वारा या ऊपर वाले के द्वारा, उस लड़ाई से आप हार कर पीछे भाग गए। लेकिन उस गरीबी को अगर आप तोड़कर अगर आगे निकलिएगा और एक अच्छा ऐसा जॉब ले लीजिएगा, तो समझिए आपका जिंदगी कितना जो है कि आगे का जो जिंदगी रहेगा, जो शेष जिंदगी है, वो समझिए बहुत आभामय जिंदगी रहेगा। और आपके माता पिताजी, आपके समाज आपके लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जिंदगी है, बस आप मेहनत करते जाइए, आप मेहनत कीजिए, आपका जो काम है वो कीजिए, लेकिन सिंसियरली कीजिए। जो काम है उसको दिल लगा के कीजिए, और बाद में की जो है कि आप छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे ऊपर कि हम जो आप मेरे हाथ में जितना था उतना हम किए, बाद में कि अब आपका जो है कि जो आपको मिलने लायक रहेगा वो ऊपर वाले जरूर आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है कि आज का में सेशन का शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग परीक्षा वाणी बुक को सबसे पहले कवर करेंगे इतिहास में, उसके बाद फिर पिनाकल को भी देखेंगे, उसके बाद लूसेंट को भी देखेंगे, विविध को भी देखेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में राजधानी वगैरह भी 10-15 को करके बताएंगे। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बीआरएसएससी का एग्जाम का डेट कभी भी प्रकाशित हो सकता है, आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग 1857 का विद्रोह से संबंधित लगभग 200 प्रश्न फटाफट करने का प्रयास करते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो कि बहुत क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल बताना है, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर के समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में, याद रखिएगा 10 मई के दिन 1857 में 1857 का विद्रोह शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? तो आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है। लेकिन उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है, मंगल पांडे। किसका नाम होता है? मंगल पांडे। और मंगल पांडे का संबंध समझिएगा 34 इन्फेंट्री बैरकपुर से था। 34 इन्फेंट्री बैरकपुर, और यह बैरकपुर जगह जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहीं पर संबंध रखते थे मंगल
मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंध रखते थे, याद रखिएगा। और यही मंगल पांडे एकमात्र ऐसे भारतीय नेता या फिर भारतीय महापुरुष बोल सकते हैं या स्वतंत्रता सेनानी बोल सकते हैं जो कि आपका विद्रोह शुरू होने से पहले ही वह जो है कि फांसी पर दे दिया गया था। विद्रोह शुरू होने से पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को बता दे कि मारो फिरंगी को यह नारा भी किसका है, तो मंगल पांडे का। मारो फिरंगी को यह नारा भी किसका है, तो याद रखिएगा मंगल पांडे का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दिया गया था। महक परी आप लोग को पता है 1857 के विद्रोह में जो लखनऊ से जो भारत नायक थे वो बेगम हजरत महल थे। कौन थे, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल जो अवध से लड़ रहे थे, उनके पति का नाम क्या था, तो वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम नवाब थे। उन्हीं का बदला लेने के लिए बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह के पत्नी के रूप में 1857 के विद्रोह में अवध से लड़ी। और अवध से लड़ते हुए जब वह हार गई, अंततः बहुत मेहनत की, वहाँ पर बहुत सेना का निर्माण किया। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक जो सेना था वो कहाँ से था, तो अवध से था। कहाँ से था, अवध से था। और अवध का क्षेत्र अभी वर्तमान में लखनऊ का क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। और अवध के क्षेत्र से लड़ रही थी बेगम हजरत महल। और इसी बेगम हजरत महल जब हार गई 1857 का विद्रोह अंग्रेज से लड़ते हुए, तो वह भाग के कहां चल गई, तो याद रखिएगा वह भाग के चल गई नेपाल। कहां चल गई, नेपाल। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह में किस भारत नायक का समाधि स्थल जो है वह नेपाल के अंदर में है, तो याद रखिएगा वह कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी। और बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, महक परी के नाम से। किस नाम से, महक परी के नाम से जानते हैं। आप माइंड में बात फिट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि लक्ष्मीबाई जो थी वह 1857 के विद्रोह में कहां से लड़ रही थी, तो झांसी से लड़ रही थी। अर्थात याद रखिएगा यह युद्ध में लड़ते लड़ते ही शहीद हो गया। यह युद्ध में लड़ते लड़ते ही क्या हो गया, तो शहीद हो गया। कौन, तो झांसी की रानी। और झांसी की रानी का जो आपका मूल नाम था वह क्या था, तो मणिकर्णिका। क्या नाम था, याद रखिएगा मणिकर्णिका। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म बनारस में। जो बोल रहे हैं सिर्फ कंटेंट टू कंटेंट बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। और इनका जन्म बनारस में हुआ था 1828 में। और इनका निधन याद रखिएगा 1858 में हुआ था। 1858 में। और जानते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था यह समाप्त कब किया गया था, डेट सहित पूछा था। तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को 1857 का विद्रोह का समाप्ति हुआ था। और इसका शुरुआत या आगाज जो हुआ था वह हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857, ठीक है। और याद रखिएगा मणिकर्णिका बांध जो है वह किस राज्य में है, तो आपका दिमाग आराम से कम हो जाएगा कि मणिकर्णिका जो था वह आपका रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका बांध है। उत्तर प्रदेश में मणिकर्णिका बांध है, याद रखिएगा। बहुत फेमस सवाल है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर पूछेगा मणिकर्णिका बांध तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसी सवाल को थोड़ा घुमा देगा, बोलेगा कि मणिकरण बांध कहाँ है, तो मणिकरण। देखिएगा मणिकर्णिका और मणिकरण दोनों बांध है, लेकिन मणिकर्णिका पूछेगा तो उत्तर प्रदेश मारिएगा, मणिकरण पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश मारिएगा। कहां मारेगा, हिमाचल प्रदेश। दोनों में अंतर बता रहे हैं, जो माइंड में आता है आपको बताते हैं। देखिएगा रानी लक्ष्मीबाई के तरह ही अभी काम कर रही है कौन, तो आप लोग को पता है कि उसी तरह काम कर रही है अभी कंगना रनौत। उसी तरह का बाल रख के उसी तरह का घूमती है, कुछ से कुछ स्टेटमेंट देती है। तो मणिकर्णिका उत्तर प्रदेश, मणिकरण इसका मतलब उसी की तरह देखने के लिए हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। कुछ दिन जिस पहले जो कि सीआईएसएफ जो एक महिला थी कांस्टेबल सीआईएसएफ में, वो जो है कि उनको जो अटैक कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के विद्रोह के किस भारतीय नायक को रंगून में निर्वासित किया गया था। तो रंगून में जो निर्वासित किया गया था वह बहादुर शाह को। किसको निर्वासित किया गया था, तो बहादुर शाह को निर्वासित किया गया था, याद रखेगा। और बहादुर शाह जो थे, या बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह दुत जो थे, वो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किया करते थे। कहां से किया करते थे, दिल्ली से किया करते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 1857 के विद्रोह के नायकों में से जिसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के चारों ओर दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा नाना साहेब का है। किसका कथन है? नाना साहेब का है। वहीं आप लोग को पता है कि नाना साहेब और तांत्या टोपे जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो कानपुर से कर रहे थे। कहां से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे 1857 का विद्रोह। कौन? तो याद रखिएगा नाना साहेब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या कहां से थी? तो अवध से थी। कहां से थी? अवध से। आगे बढ़ते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिश शासन ने गद्दी से कब उतार दिया था? आपको बार बार बताते हैं। 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति या राज्य गोद नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स का शुरुआत किया गया था, उसी नियम के तहत सन 1856 ईस्वी में अवध को जो है कि कुशासन के आरोप का आधार लगाकर जो है कि डलहौजी ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इसका मतलब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हो गए, बेचारा को छीन लिया उससे। तो इसका मतलब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वहीं अब इस सवाल का आंसर 1856 होगा कि नहीं होगा? कब उतारा था उसको पद पर से? 1856 में उतारा था। वहीं सबसे पहला जो हड़पा गया शहर था डलहौजी के द्वारा वह सतारा था। कौन था? सतारा। और सतारा को 1848 में याद रखिएगा हड़पा गया था राज्य हड़प नीति के तहत, और सतारा महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म डेट सहित कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा 1828 में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर के दिन। कब जन्म हुआ था? 19 नवंबर। आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो इंदिरा गांधी बनी थी, और इंदिरा गांधी का जो जन्म हुआ था ना वह 19 नवंबर के दिन ही हुआ था। तो दो महिला का जन्म 19 नवंबर के दिन। एक याद रखिएगा इंदिरा गांधी का जन्म, और याद रखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म जो हुआ है वह 19 नवंबर को हुआ है। लेकिन ईस्वी कितना है? तो 1858 ईस्वी है। ईस्वी कितना है? तो 1828 ईस्वी है। 1828 में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है, यानी इकाई डिजिट 8 आ गया। और इनके देहांत या जो इनका मृत्यु हुआ था उनका इकाई डिजिट भी 8 है, यानी 1858 में उनका निधन होता है और जन्म होता है 1828 में। तो समझ सकते हैं कितना वर्ष जीती, तो आप इकाई डिजिट 8 करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो निधन हुआ था 1858 में, वह अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ रहा था या फिर किससे सामना कर रहा था? तो याद रखिएगा 1857 में वो जो लड़ रही थी वह सबसे पहले झांसी से लड़ रही थी, और झांसी में दबाने का काम जो कर रहा था वह यूरोज कर रहा था। कौन कर रहा था? यूरोज। और यूरोज से ही वह लड़ते लड़ते जो है कि वीरांगना प्राप्त कर गई या फिर वीरगति को प्राप्त कर गई। और इसी यूरोज ने जो है कि कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि यह 1857 के विद्रोह की एकमात्र मर्द है, एकमात्र मर्द है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति पर किसने कहा था कि यहां सोती हुई औरत और भारत विद्रोहियों में अकेली मर्द है? तो ये रोज आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां है? तो ग्वालियर में। पहले यह लड़ रही थी झांसी से, झांसी के बाद यह लड़ने लगी ग्वालियर से। याद रखिएगा। और ग्वालियर में ही इनका समाधि स्थल है। याद रखिएगा, बहुत फेमस। यानी जन्म हो गया बनारस में, मृत्यु हो गया या समाधि स्थल ग्वालियर में, काम हो गया ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन 1857 के संदर्भ में किसे उसे अपने मित्र ने धोखा दे दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया? तो तांत्या टोपे। किसको? तांत्या टोपे। याद रखिएगा। और तांत्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दे दिया था। किसने धोखा दिया था? तो तांत्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दे दिया था। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। तांत्या टोपे को धोखा मिला था किससे? तो मान सिंह से। याद रखिएगा, इसी कारण वो हार गया। आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि तांत्या टोपे का बताइए वास्तविक नाम क्या था, एक क्वेश्चन पूछता है। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था। और आपको बताएं रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है? तो मणिकर्णिका या फिर मनु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बहुत फेमस सवाल। महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी जो घोषित किया गया था वो 1876 में, लेकिन महारानी विक्टोरिया को भारत का जो घोषणा पत्र सुनाया गया वह पढ़कर वह याद
याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में। और 1858 के अधिनियम के तहत ही आप लोग को पता है भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पॉर्मिस्टन। कौन थे? पॉर्मिस्टन। कौन थे? पॉर्मिस्टन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 1857 के में मंगल पांडे कितनी इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो 34वीं 34 इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में कानपुर से अंग्रेज नायक कौन थे? तो कानपुर से अंग्रेज जो व्यक्ति थे दबाने वाले, तो कौसे कानपुर कौसे कैंपबेल, कौसे कानपुर कौसे कैंपबेल, कौसे कानपुर कौसे कैंपबेल। वहीं इलाहाबाद से कर्नल नील, इलाहाबाद से कर्नल नील, इलाहाबाद में लो आ रहा है, नील में भी लो आ रहा है, तो कर्नल नील इलाहाबाद में, कौसे कानपुर कौसे कैंपबेल, कौसे कानपुर कौसे कैंपबेल याद रखिएगा। और आपको यूरोज कहां से हो जाएगा? तो यूरोज हो जाएगा झांसी से, यूरोज कहां से हो जाएगा? तो झांसी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ से कौन था? तो जेम्स आउटरम। लखनऊ से कौन था? जेम्स आउटरम। लखनऊ से कौन था? तो जेम्स आउटरम। और दिल्ली से कौन था? तो दिल्ली से निकाल कर आप लोग को पता है बहादुर शाह जफर को रंगून में दफना, उनको जो है कि नजरबंद किया गया था। रंगून जो कि म्यांमार में पड़ता था या बर्मा में पड़ता था उस समय, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नायक कौन था? तो दिल्ली से उसको निकाला गया था, तो निकलसन। दिल्ली से निकलसन, दिल्ली से निकलसन, दिल्ली से निकलसन, दिल्ली से निकलसन। कौसे कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल। झांसी से यूरोज, झांसी से यूरोज, झांसी से यूरोज। और लखनऊ से आउटरम, लखनऊ से आउटरम। तो याद रखिएगा अगला सवाल आप लोग से पूछते हैं, जनरल बिंडहम, जनरल बिंडहम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कहां पराजित किया था? तो अब जनरल बिंडहम ने 1857 में विद्रोही सैनिकों को कानपुर के निकट पराजित किया था। कहां में? कानपुर के निकट पराजित किया था, याद रखिएगा। जनरल बिंडहम कानपुर में लड़ रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन अंग्रेज राजपूत राज्यों में, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहा? तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसीलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? तो याद रखिएगा गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत। ये चार चीज, जितना चीज लिखाते हैं याद रख लिखते चलिएगा, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के जाने के बाद उनके भाई अमर सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा? तो आंखों से देखने के बाद उनको गजब लगा, यानी मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब अपनी आंखों से देखा, मिर्जा गालिब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 का केंद्र कहां था? तो बिहार में सबसे फेमस जगह था जगदीशपुर। कहां था? तो जगदीशपुर में ही केंद्र था, ठीक है। और याद रखिएगा बिहार में सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कहां से? तो याद रखिएगा आप लोग, एक देवघर के पास एक जगह है, याद रखिएगा रोहिणी, देवघर के पास एक जगह है रोहिणी, रोहिणी में ही पहली बार, जगदीशपुर से पहले ही विद्रोह शुरू हुआ था। और वहां से जो है कि लड़ने वाले जो भारतीय व्यक्ति थे वो थे सलामत अली। कौन थे? सलामत अली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे पहली बार कहां पर शुरू हुआ था विद्रोह? तो 1857 का विद्रोह पहली बार बिहार के अंदर में पूछेगा तो रोहिणी, रोहिणी जो है वर्तमान में देवघर में है या वर्तमान में झारखंड में चल गया है, लेकिन उस समय बिहार में था। तो याद रखेगा वहां अगर उस समय अगर नहीं लड़ते वहां से सलामत अली, तो क्या हम लोग सलामत रह पाते? शुरुआत में नहीं रह पाते। तो सलामत अली के कारण हम लोग सलामत है बिहार में सबसे पहली बार। और उसके बाद तो स्टार बल्लेबाज काम किया अपने तरफ से कुंवर सिंह, याद रखेगा जगदीशपुर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में किस जनरल की मृत्यु हो गया? तो दिल्ली में कौन है? तो दिल्ली से निकाला गया था बहादुर शाह को, यानी निकलसन। दिल्ली से निकलसन, दिल्ली से निकलसन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनका जन्म कहां हुआ था? तो आगरा में। उनका जन्म कहां हुआ था? आगरा में। बहुत फेमस सवाल है, मिर्जा गालिब का जन्म कहां हुआ था? तो आगरा में। और याद रखेगा इनका जन्म 27 दिसंबर 1796 को हुआ था। 27 दिसंबर 1796 को मिर्जा गालिब का जन्म होता है आगरा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? तो असफल जो हुआ वह इसलिए हुआ कि सिपाहियों में उद्देश्य
देश की एकता की कमी थी। सबसे चीज यही है कि भारत के अंदर में एकता का कमी था, इसीलिए विद्रोह असफल हो गया, नहीं तो वहीं पर भारत आजाद हो जाता। ठीक है। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे, यानी ब्रिटिश जो थे वो एक संगठन के रूप में काम करते थे, और भारत के जो सिपाही थे वो उसमें एकता नहीं थी, या राजाओं में एकता नहीं थी। ठीक है, सबसे फेमस यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है 1857 के विद्रोह में किसने हिस्सा नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, दो वर्ग के व्यक्ति ने भारत में हिस्सा नहीं लिया था। एक नहीं लिया था जमींदार ने और दूसरा साहूकार ने। एक जमींदार ने, दूसरा साहूकार ने हिस्सा नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। असम में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? असम में, क्वेश्चन याद रखेगा, ये सब बिहार एसआई या सचिवालय सहायक में पूछ सकता है। ठीक है, तो असम में मो आ रहा है, और जो व्यक्ति का हम नाम लेने जा रहे हैं उस व्यक्ति के नाम में के लास्ट में भी मो आ रहा है, तो मनीराम। क्या? मनीराम दत्त। क्या नाम है? मनीराम। मनीराम, असम मो मनीराम, असम मो मनीराम। ठीक है, ये जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली पर लाल किले पर पहुंचना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी ने किसकी मदद के लिए ग्वालियर पर अधिकार कर लिया? तो याद रखिएगा, तांतिया टोपे की मदद के लिए। किसके लिए? तांतिया टोपे की मदद के लिए झांसी ने ग्वालियर पर अटैक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति का कथन था कि इस निष्कर्ष से बचना कठिन है तथा कथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? अगर इस तरह का स्टेटमेंट में ना करके लिखा हुआ आएगा ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इस तरह करके, तो याद रखिएगा यह आरसी मजूमदार होगा। क्या होगा? आरसी मजूमदार। वहीं 1857 के को जो है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो याद रखिएगा, वीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर। वहीं इनको एक राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? तो 1857 के क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह जो कहा है वो डिजरेली का है। कौन का है? तो याद रखिएगा, डिजरेली का है। डिजरेली ने कहा है कि यह एक राष्ट्र विद्रोह है। वहीं एक स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो यह स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा है। और ना करके आएगा तो ना यानी कि मौज कीजिए मजूमदार, ना मौज कीजिए मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाहियों को किसने उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा? तो याद रखिएगा, बंगाल सेना के उच्च जातीय सिपाही को किसने उच्च जातीय भाड़े का सिपाही कहा? यानी भाड़े पे लाके जो सिपाही का है, यानी याद रखेगा, चार्ल्स नेपियर। किसने कहा है? चार्ल्स नेपियर ने भाड़े का सिपाही कहा है भारत के उच्च जाति के सैनिक को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताना है, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कौन थी? पहली गंभीर घटना बैरकपुर की घटना थी, जहां पर मंगल पांडे ने गोली वगैरह चलाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो अप्रैल 1858 में। बिहार का क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए कि डॉक्टर कुंवर सिंह ने, या फिर आप याद कर सकते हैं बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध कब लड़ा था? तो अप्रैल 1858 में। उसके बाद नवंबर, यानी 1 नवंबर 1858 को युद्ध का समाप्ति ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से कौन थे भारत नायक? तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली। और अंग्रेज नायक कौन थे वहां पर? तो अंग्रेज में याद रखिएगा आप लोग, इलाहाबाद से कौन था? कर्नल नील था। कर्नल नील था इलाहाबाद से। आगे बढ़ते हैं। नाना साहेब के सलाहकार कौन थे? तो नाना साहेब के सलाहकार अजीमुल्लाह खान थे। कौन थे? अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल रोटी। क्या नाम था? कमल रोटी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? तो दिसंबर 1856। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा कि चर्बी युक्त कारतूस जो कि आपका प्रयुक्त होना शुरू हुआ था वो दिसंबर 1856 में। उसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोह ही छिड़ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, 1857 के विद्रोह में बरेली से भारत नायक कौन थे? बरेली से था खान बहादुर खान। बरेली से कौन था? तो खान बहादुर, यानी बरेली में ब से शुरू हो रहा है, बहादुर में भी ब से शुरू हो रहा है। राइट। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 1857 के विद्रोह में एक सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। एसएन सेन जो था वह सरकारी इतिहासकार था और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है 1857। क्या नाम है? 1857। क्या नाम है? 1857। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर
जगदीशपुर और मुंगेर में से बिहार का कौन सा भाग 1857 के विद्रोह में अप्रभावित था? तो याद रखिएगा मुंगेर। कौन सा अप्रभावित था? तो मुंगेर याद रखिएगा, क्योंकि मुंगेर में ही पहले से ही कट्टा वगैरह बनता था, तो वहां पे अंग्रेज अटैक ही नहीं किया। याद रखिएगा मुंगेर प्रभावित नहीं था, मुंगेर प्रभावित नहीं था, लेकिन दानापुर था, जगदीशपुर तो था, उसके बाद फिर दानापुर था, पटना था, आरा था, मुजफ्फरपुर था, लेकिन मुंगेर नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो राजा चेत सिंह ने। किसने? राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग कौन था? तो पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग, यानी पील आयोग ने ही जांच किया था 1857 के विद्रोह का। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं जो है कि लूसेंट पे। हम लूसेंट को फटाफट जो है कि करते हैं, हम लोग अनुसूची को आज देख लेंगे, उसके बाद जो है कि संघ राज्य क्षेत्र को हम लोग देख लेंगे। लगभग 2-3 पेज को हम लोग जल्दी से कवर करते हैं जो मुख्य क्वेश्चन है। तो सबसे पहले भारतीय अनुसूची। अनुसूची की संख्या अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची तो वर्तमान में है, 2024 का संविधान देखते हैं तो 12 अनुसूची है, लेकिन उससे पहले 8 अनुसूची थी। याद रखिएगा, आपका जब हमारा मूल संविधान बन रहा था तो उसमें कुल 8 अनुसूची थी, और 8 अनुसूची के बाद जो है कि आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 जुटी। उसमें से आपको फटाफट रिकॉल करवा देते हैं कि पहला में क्या है, दूसरा में क्या है। तो पहली अनुसूची में आपका संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसका उल्लेख कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो पहली अनुसूची में। अगर कोई नया राज्य बनता है तो भी किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, और उसके बाद अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि अनुसूची 4 के अंदर राज्यसभा सीट का बंटवारा है। तो कोई नया राज्य बनता है उसको राज्यसभा सीट भी देते हैं, और अगर मान लीजिए अभी 28 राज्य है तो वहां पर अभी 29 राज्य लिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन कब होता है? जब कोई नया राज्य का गठन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई नया राज्य का निर्माण होगा तो किस किस अनुसूची में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा? तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो दिल्ली को जो राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला वो 69वां 69 संविधान संशोधन 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्र राजधानी क्षेत्र को दर्जा मिला। वहीं आप लोग को बता दें कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत भारत में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और ये जो 8 घटाया गया वो याद रखिएगा तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। किस समिति? तारकुंडे समिति, यानी तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। किसे है? चुनाव सुधार से। किसे है? चुनाव सुधार से। याद रखिएगा, तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, और यह राजीव गांधी के काल में घटाया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते तो पहला अनुसूची क्लियर। दूसरा अनुसूची में आप लोग याद रखिएगा कि दूसरी अनुसूची के तहत सभी प्रकार के सरकारी पदाधिकारी के वेतन भत्ता पेंशन की बात की गई है। वेतन भत्ता पेंशन, यानी कि दूसरा में पहले वेतन, उसके बाद तीसरा जब बात करेंगे तीसरा में शपथ। यानी अक्सर क्या होता है कि हम लोग जैसे सरकारी जॉब में पहले हम लोग को शपथ दिलाया जाता है, बाद में 1 महीना पुरता है तब फिर पैसा मिलता है। लेकिन उसमें क्या होता है बड़े बड़े पदाधिकारी में कि भैया दूसरे में आप वेतन ले लीजिए, यानी पहले वेतन मिल जाएगा, 3 में जाकर शपथ ले लीजिएगा, बाद में लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वहीं अनुसूची 3 के तहत सभी प्रकार के पदाधिकारी का शपथ की चर्चा की गई है, लेकिन 3 पदाधिकारी जो होते हैं भारत के अंदर वो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल। तो भैया ये इसके लिए अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लेते हैं 69 के तहत शपथ, और राज्यपाल लेते हैं 159 के तहत शपथ। ठीक है। तो 3 पदाधिकारी अपवाद में रखा गया है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 राज्यसभा सीट का बंटवारा, अनुसूची 4 राज्यसभा सीट का बंटवारा। अनुसूची 5 याद रख लीजिएगा SC ST, अनुसूची 5 याद रख लीजिएगा SC ST क्षेत्र में जो शासन प्रशासन करेगा, याद रखिएगा इसका चर्चा अनुसूची 5 में है। और अनुसूची 5 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करती है। अनुसूची 5 के तहत ही भारत के अंदर में जितना SC ST संबंधित राज्य है वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद का स्पेशल गठन करके भारत के राष्ट्रपति वहां पर शासन प्रशासन करते हैं। वहीं अनुसूची 6 के अंदर पूर्वोत्तर के 4 राज्य, अनुसूची 6 के अंदर पूर्वोत्तर के 4 राज्य, उसके लिए ट्रिक आपको बार बार बताते हैं। अमे मित्र, अमे अम्मो हर्षी का तुरा मित्र, नहीं मित्र हो गया यानी मित्र यानी दोस्त। अमे मित्र यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यानी अमे मित्र, यानी अ से हो गया असम, मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, और त्र से हो गया त्रिपुरा। यानी ये 4 राज्य की चर्चा जो करती है SC ST क्षेत्र का वो अनुसूची 6। और इसी अनुसूची 6 के तहत याद रखिएगा उसी राज्य के संबंधित राज्य
राज्यपाल के द्वारा जो है कि आपका स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किया जाता है। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन जो किया जाता है वो याद रखिएगा अनुसूची 6 के तहत, और अनुसूची 5 के तहत याद रखिएगा कि आपका SC ST क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है कि आपका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करते हैं। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अनुसूची के तहत भारत के अंदर में स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन होता है। तो स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन जो होता है वो अनुसूची 6 के तहत, और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होता है 5 के तहत। तो दोनों नोट डाउन की जगह, जनजातीय सलाहकार परिषद 5 और 6 में याद रखेगा स्वायत्त शासित जिला परिषद। चलिए हम फटाफट समय बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7 कल भी बताए थे 3 प्रकार का सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य के भी शक्ति का बंटवारा। और अगर बात करते हैं अनुसूची 8, अनुसूची 8 में जो है कि आपका कितने प्रकार का राजभाषा का चर्चा है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 22 राजभाषा का चर्चा जो है अनुसूची 8 में है। और प्रारंभ में कितना राजभाषा था, तो कुल 14 भाषा था, और 14 भाषा के बाद आपका सिंधी बना, उसके बाद फिर आपका 3 नया भाषा बना, उसके बाद फिर 4 नया भाषा बना, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 22 राजभाषा हो गया वर्तमान में। और 15वां राजभाषा जो बना था वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कौन बना था, तो सिंधी बना था। कौन बना था, सिंधी बना था। उसके बाद जो बना था नोमो का नमक, कौन बना था, नोमो का नमक, यानी नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी याद रखिएगा। नेपाली मणिपुर में 71वां संविधान संशोधन जो है कि आपका 1992 के तहत बना था, वहीं याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषा कौन कौन, तो बोडोमास, बोडो मैथिली, बोडो हो गया, BO से बोडो हो गया, उसके बाद याद रखिएगा आपका MA से मैथिली हो गया, उसके बाद संथाली हो गया, उसके बाद फिर आपका जो है कि कौन हो गया, तो बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये 4 भाषा याद रखिएगा किसके तहत, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसलिए वर्तमान में कितनी राजभाषा, तो कुल 22 राजभाषा, ठीक है, इसमें अंग्रेजी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 9, अनुसूची 9 को जोड़ने के लिए हमारे संविधान में पहली बार संविधान संशोधन करना पड़ा। याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसमें क्या जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, भूमि सुधार जोड़ा गया। वहीं अनुसूची 10 के तहत क्या है, तो अनुसूची 10 यानी 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से 10, 2 से दल बदल। और इसको याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, राजीव गांधी के समय जोड़ा गया। और दल बदल जो है वर्तमान समय में 2/3 भाग पर लागू होता है। कितना भाग पर, 2/3 भाग पर लागू होता है। और याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, और इसको 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1992 में। और उसमें जोड़ने वाले प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे, PV नरसिम्हा राव। और जैसे PV नरसिम्हा राव का नाम लेते हैं, एक पुस्तक आपके माइंड में याद होना चाहिए, द इनसाइडर। कौन सा, द इनसाइडर। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव। और पंचायती राज को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और भारत में जो है कि प्रत्येक वर्ष जो पंचायती राज दिवस मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत याद रखेगा PV नरसिम्हा राव के काल में ही अनुसूची 12 को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका है। जिसमें क्या है, नगर पालिका। और नगर पालिका को याद रखेगा कार्य करने के लिए कुल 18 विषय, कुल कितना विषय, 18 विषय याद रखेगा। नगर पालिका को 18 विषय। और याद रखेगा कि नगर पालिका को जो है कि आपका कब जोड़ा गया, तो 1993 में 74वां संविधान संशोधन के तहत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नगर पालिका को कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में से सबसे बड़ा भाग है नगर निगम, दूसरा भाग है नगर परिषद, और सबसे छोटा भाग है नगर पंचायत। कौन है, नगर पंचायत। याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और शायद वर्तमान समय में बिहार के अंदर में कुल 19 नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, हो गया अनुसूची खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है कि हम लोग आ जाते हैं जो है कि संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो याद रखिएगा भारत के अंदर में कुल 28 राज्य है और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा उसमें से अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो राज्यों का संघ होगा, भारत जो राज्यों का संघ होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, तो राज्यों के संघ के नाम से, राज्यों के संघ के नाम से। यानी कि विभिन्न प्रकार के राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण किया, जो कि हम भारत देख रहे हैं, ठीक है। वहीं आप लोग याद रखिएगा कि अनुसूची 2 के तहत किसी नए राज्य का प्रवेश भारत में किया जाता है। और अनुसूची 3 के तहत याद रखिएगा कि कोई भी पहले से जो राज्य भारत में है उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या काट के नया राज्य का निर्माण जो होता है वो अनुसूची 3 के तहत। लेकिन प्रवेश बोलेगा कोई बाहरी राज्य का प्रवेश नए राज्य का, तो वो 2 के तहत। और याद रखिएगा सीमा क्षेत्र में परिवर्तन तो 3 में। और अनुसूची 4 में कहा गया, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो भी परिवर्तन हमें अनुच्छेद 2 और 3 में किए संसद ने किया उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वहीं याद रखिएगा अनुच्छेद 5 क्या है, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आप लोग को बता देते हैं, उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। किसका संबंधित प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 में है, ठीक है। और भारत के अंदर में नागरिकता संबंधी जो कानून पहली बार लागू हुए थे 1949 में। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो पहली बार लागू हुए हैं वो
49 में लागू हुए हैं। और याद रखिएगा नागरिकता संबंधी जो भाग है वह क्या है, तो भाग 2 है। भाग 1 से लेकर 4 तक जो है भाग 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक कवर करता है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र। और 5 से 11 याद रखिएगा भाग 2 नागरिकता, क्योंकि नागरिक जो चलता है वह 2 पैर पे चलता है, तो भाग 2 में नागरिकता हो गया। भाग 2 में क्या हो गया, नागरिकता हो गया। भाग 3 में क्या हो गया, तो मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। फिर भाग 4 में हो गया डीपीएसपी, भाग 4 के कौमी मूल कर्तव्य। भाग 5 में क्या हो गया, तो याद रखिएगा भाग 5 में संघ हो गया। भाग 6 में राज्य हो गया। भाग 7 खत्म हो गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिएगा जुगाड़ आपको देते हैं 5, 6 और 8 कैसे याद करवाते हैं। 4 और 4 का क तक तो दुनिया याद रखती है। 5 में सबसे पहले संघ, यानी उसमें भारत का उल्लेख है, ठीक है। भाग 5 में संघ हो गया। संघ यानी जब भारत हो गया तो अब राज्य बचा, तो 6 में राज्य ले लिए। और तीसरा स्टेप अब केंद्र शासित प्रदेश में बचा, यह संघ शासित प्रदेश। तो 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 तो खत्म है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश। 8 में केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो आराम से यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी आ सकते हैं। संघ बोलेगा तो 5 मारिएगा, राज्य बोलेगा तो 6 मारिएगा, 7 तो मारना नहीं है, 7 तो खत्म है। वहीं आपका जो है कि 9 क्या है, तो 8 क्या है, तो 8 के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 9 में क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। भाग 9 के अंतर्गत याद रखिएगा नगर पंचायत है या फिर पंचायत है। भाग 9 के क में क्या है, तो नगर पालिका है। 9 के ख में सहकारी संघ है। 9 के ख में क्या है, सहकारी संघ। और वर्तमान 9 के ख में सहकारी संघ है। और सहकारी मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अमित शाह है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सहकारी संघ का जो निर्माण किया गया है ना, वो 97 संविधान संशोधन, बहुत फेमस 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसके तहत याद रखिएगा सहकारी संघ का निर्माण किया गया, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं आपका भाग 10, तो भाग 10 के अंदर क्या है, तो भाग 10 के अंदर SC ST क्षेत्र है। भाग 11 में क्या है, तो केंद्र संबंध है। भाग 11 में क्या है, केंद्र संबंध। और भाग 12 में तो ब से 12 ब से वित्त, ब से 12 ब से वित्त। और जानते हैं जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकाल कर जो है कि वो कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में जो डाला, वो किस, अगर पूछेगा किस भाग में डाला, सब दिन पूछते आ रहा है और आदमी लोग याद भी कर लिया कि 300 के क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा, लेकिन पूछेगा किस भाग में डाला, तो उसको भाग में तो चाहिए ना। तो भाग 12, ब से 12 वित्त, ब से 12 याद रख लीजिएगा, ठीक है। और वित्त व्यापार हम लोग लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया। जैसे जानते हैं कि बिहार का आदमी चल जाता है व्यापार करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो ऐसा स्वतंत्रता जो मिला हुआ है याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया, व्यापार करने की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया। वहीं आपका जब 12 में वित्त मिल गया, हमको पैसा मिल गया, वित्त मतलब पैसा, तो 13 में व्यापार, यानी कि भाग 12 में वित्त, भाग 13 में व्यापार। यानी पहले वित्त चाहिए तब हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। और वहीं याद रखिएगा आपका 14 में क्या है, तो संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी। तो याद रखिएगा ये सभी प्रकार के जो सेवाएं या सर्विस है वो याद रखिएगा 14 में है। और 14 के क में अधिकरण है। 14 के क में क्या है, अधिकरण। अब बहुत आदमी अब अधिकरण नहीं जानते होंगे, ये अधिकरण क्या है 14 के क में। तो आप लोग को बता दे कि जैसे आप लोग को पता है सुप्रीम कोर्ट भारत के अंदर में न्याय देने वाली सबसे बड़ी संगठन है, ठीक है। भारतीय स्वायत्त शासी जो है कि आपका क्षेत्र है, तो उसके अंदर में भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार का जो है कि कोर्ट चलता है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, आपका मोबाइल कोर्ट भी पड़े होंगे, जो कि आप लोग को पता है मोबाइल कोर्ट का शुरुआत भारत के अंदर में जो हुआ था लगभग 2007 ईस्वी में, शायद वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। वो आप लोग को पता होगा। इसका मतलब है कि वो एक प्रकार से न्याय देने के काम कर रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा स्तर पे कर रहे हैं। तो वो एक अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रह के काम कर रहे हैं। यानी जैसे आप मान लीजिए घर में वो बहुत बड़ा एजेंसी खोल दीजिए और आप छोटा छोटा आउटलेट गांव गांव में खोल दीजिए, तो वो जो छोटका छोटका आउटलेट काम कर रहा है ना, वो अधिकरण के रूप में काम कर रहा है। किसका, तो आपका बड़ा वाला जो एजेंसी है उसके अधिकरण के रूप में काम कर रहा है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे गांव सब में SBI का, बैंक ऑफ इंडिया का या ग्रामीण बैंक का छोटा छोटा जो है कि CSP खोल के रखा हुआ है, तो वो एक प्रकार का आउटलेट खुला हुआ है, यानी अधिकरण के रूप में काम कर रहा है। वो जो बड़का वाला SBI है उसे बाहर वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो बड़ा वाला है उसी के रूल रेगुलेशन के अनुसार छोटका वाला भी काम करता है। इसका मतलब वह अधिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिकरण। तो 14 के क में अधिकरण है और पक्का पक्की 14 में सभी प्रकार की सेवाएं हैं, UPSC BPSC। और भाग 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन है। और भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में हितों का संरक्षण, यानी कि विभिन्न प्रकार का आरक्षण।
वहीं आपका 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा, 18 में अपातुबंद, 19 में प्रकीर्ण और 20 में क्या है संविधान संशोधन, 20 में क्या है संविधान संशोधन, 21 में क्या है तो 21 में आप लोग को पता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन, अस्थायी संक्रमणकालीन आपको पता है, नहीं समझे होंगे बता देते हैं। यह इस भाग यानी कि अस्थायी संक्रमणकालीन का मतलब होता है जैसे आपको भारत के अंदर में कोई भी राज्य अस्थायी नहीं है, उसको जो है कि तोड़ के दो नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी तब्दील कर सकते हैं। तो ऐसा प्रावधान जो है वह अनुच्छेद भाग 21 में है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, लेकिन हाल ही के दिनों में या कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर 2019 जो बोल दिया याद रख लीजिएगा, इन्हें फालतू में बोल रहे हैं 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार या गृह मंत्रालय के द्वारा जम्मू कश्मीर एक पूर्णतः राज्य था, उसको तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया, यानी वो अस्थायी यानी भाग 21 का ही प्रयोग करते हुए, शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। वह डेट था 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 याद रखेगा। इसका मतलब कोई भी राज्य अपने आप में अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। जैसे भी उत्तर प्रदेश मांग कर रहा है, उधर बिहार से जो सटा हुआ है आपका पूर्वांचल का हिस्सा, वो मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को एक और नया राज्य वहां पर बना दिया, तो वहां पर समझ सकते हैं गृह मंत्रालय अगर उसको पास कर देगा अंतिम रूप से, इसमें बहुत प्रोसेस होता है लेकिन मुख्यतः इसमें काम गृह मंत्रालय करती है, यानी अमित शाह कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आराम से आपका जो है कि अस्थायी यानी भाग 21 और भाग 22 के अंदर है राष्ट्रपति संविधान का हिंदी में रूपांतरण करवा सकते हैं, हिंदी में रूपांतरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको खत्म कर दिया 2 चैप्टर। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग सीधा, अब आपको करंट अफेयर्स पर लिए चलते हैं, उसके बाद पिनाकल पे भी लेके चलेंगे। तो आप लोग को जो है कि सिलेबस मिल जाएगा, आप लोग याद कीजिएगा, जितना सिलेबस दे रहे हैं बस आप याद करते चलिएगा। बताइएगा आप लोग कि भारत यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना, तो याद रखेगा फ्रांस। पहला यूपीआई शुरू करने वाला यूरोपीय देश कौन बना, तो याद रखेगा फ्रांस। वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहां रखा, तो तालाबीरा यानी तलचर समझना है, तालाबीरा यानी तलचर, और तलचर आप लोग जीके में याद करते होंगे, तलचर पावर प्लांट जो है उड़ीसा में है। तलचर कहां में है, तो उड़ीसा में है। तलचर यानी तालाबीरा, दोनों उड़ीसा मारिएगा, तलचर और तालाबीरा दोनों कहां है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं जो मेहनत करते होंगे ना तो यहां पर उनको फायदा होगा। क्या फायदा होगा, जैसे हम तलचर बता दिए, बहुत बच्चा को तलचरे नहीं पता होगा कि कहां है तलचर, तो उसको तालाबीरा कौन चीज समझ में आएगा, कुछ समझ में ना आएगा। इसका मतलब है कि आप लोग मेहनत कीजिए खुद, तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप लोग बच्चा नहीं रहे हैं जो कि आपको बार बार जो कि उंगली पकड़ के सिखाया जाएगा कि ये काम सही है और ये काम गलत है। आप अपने आप में एक अच्छे स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपको खुद सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र किसान मेला किस शहर में आयोजित हुआ, तो आपको पता है मोदी जी जब वोट उठ लेने के पार जाता है तो फिर किसान का याद आता है, नहीं तो किसान का याद नहीं आता है। इसका मतलब बनारस में वो लड़ते हैं, इसका मतलब क्षेत्र लेवल पे वो किसान को फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब क्षेत्र किसान मेला बनारस, क्षेत्र किसान मेला बनारस, क्षेत्र किसान मेला बनारस, क्षेत्र किसान मेला बनारस। और याद रखिएगा बनारस में एगो मंदिर भी उद्घाटन किया था मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले। सबको याद रहता है अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन, लेकिन ना एग्जाम में दूसरे पूछ देगा आपको, तो क्वेश्चन पूछेगा स्वरवेद मंदिर, स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है वो याद रखेगा कहां में हुआ है, तो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन बनारस में हुआ है। और बनारस में याद रखेगा भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर कहां है, बनारस में। भारत माता मंदिर कहां है, बनारस में। और याद रखेगा भारत माता का जो हम लोग देखते हैं, भारत माता का चित्र जो बनाया है वह किस व्यक्ति ने बनाया था, तो भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंध रखते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस व्यक्ति को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया, तो शंकर यानी एक प्रकार से ईश्वर है, यानी याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी प्रसाद को शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 5 फरवरी 2024 को किस व्यक्ति ने स्पेस यानी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखिएगा ओलेग कोनेन्को, ओलेग कोनेन्को जो कि रूस के थे। आगे बढ़ते हैं, भारत रंग महोत्सव का शुरुआत कहां हुआ, तो अभी पता है कि मोदी जी जो है कि अभी अपने राज्य में सिर्फ रंग भर रहे हैं, तो भारत रंग महोत्सव गुजरात, भारत रंग महोत्सव गुजरात। और पतंग उत्सव का शुरुआत भी कहां होता है या फिर किस राज्य से संबंध है, तो पतंग उत्सव भी अहमदाबाद गुजरात में होता है। पतंग उत्सव भी कहां होता है, तो
गुजरात में। रंग महोत्सव भी कहाँ होता है? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में जेंडर गैप में याद रखेगा 129 स्थान है भारत। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 129। जेंडर गैप में कितना है? 129। लेकिन अगर पूछेगा वैश्विक शांति में भारत कितना है? शांति 16। शांति 16। आपको जुगाड़ देते हैं दो क्वेश्चन, एक जीके में समझ में आ जाएगा और आपको करंट में भी समझ में आएगा। आपको पता है जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, हुए कि नहीं हुए हैं? हुए हैं। अगर आप इतना भी याद रखते हैं ना तो क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछता है? तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। तो तीर्थकर यानी 24 तीर्थकर, तीर्थकर का मतलब है जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। तो समझिएगा कुल 24 तीर्थकर में से पहले तीर्थकर जो हुए थे वो ऋषभ देव हुए थे, जिसको संस्थापक मानते हैं। ठीक ठीक। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को मानते हैं, जो कि 24वें नंबर के हुए थे, जो कि अंतिम तीर्थकर हुए हैं। तो उसमें से जो 16वां तीर्थकर है ना, तो क्वेश्चन पूछता है आजकल जो है ना, बहुत पूछता है 9वां कौन था, 5वां कौन था, 13वां कौन था, 16वां कौन था, ऐसे करके पूछता है। अब वो चुक जा रहा है, अब 24वां कौन था, अंतिम कौन था, पहला कौन था, 23वां कौन था, 22वां कौन था, वो जुग 5 को वाला पूछने वाला अब जा रहा है धीरे धीरे। तो आपको अपडेट होना पड़ेगा समय के अनुसार। तो समझिएगा, तो 16वां कौन था आज आपके माइंड में हम फिट करवा देंगे, कभी नहीं निकलने देंगे। सुनिएगा, 100 से 16, 100 से शांति, आराम से। 16वां कौन हो गया? शांति। 16वां कौन हो गया? शांति। और भारत जो अभी आपका शांति सूचकांक में है तो वो 100 उसमें जोड़ दीजिएगा, तो 116 हो गया शांति में भारत। शांति में भारत कितना है? तो 116 स्थान पे है, याद रखिएगा। शांति में 116। और शांति नाम का तीर्थकर के माँ हुआ था तो 16वां तीर्थकर हुआ था। क्या माँ तीर्थकर हुआ था? तो 16वां तीर्थकर हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जो है कि पिनाकल का कुछ सवाल लेते हैं, 10 से 15 सवाल। आप लोग वहां से जो है कि अब फॉलो कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज पहला सवाल करते हैं पिनाकल से। बताइएगा, तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच जो प्रतियोगिता होता है, यानी कि तलवारबाजी को जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको जो है कि हम लोग कहते हैं फेंसिंग। क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं, याद रखिएगा। फेंसिंग कहते हैं तलवारबाजी को। तलवारबाजी को क्या कहते हैं? फेंसिंग कहते हैं, याद रखिएगा। पहला बात, तलवारबाजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेंसिंग। यानी इधर से ये मार रहा है कड़ाक, उधर से वो मार रहा है कड़ाक, तो ये दोनों के बीच का जो प्रतियोगिता हो गया तो याद रखिएगा, इसको बाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउट कहते हैं। यह आपका सवाल एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा हुआ सवाल है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन अगला कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। समझ सकते हैं, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि महिला का अलग टीम रहता है, पुरुष का अलग टीम रहता है, लेकिन एक ऐसा खेल है जो कि महिला और पुरुष दोनों मिलिए के खेलता है, दोनों मिल के खेलता है, तब तो मजा आ जाता होगा। तो याद रखिएगा वह कौन सा खेल है? तो कोर्फ बॉल। कौन सा? कोर्फ बॉल। कौन सा खेल है? कोर्फ बॉल। याद रखिएगा कौन सा खेल है? कोर्फ बॉल। कौन सा खेल है? कोर्फ बॉल। आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। कहाँ में? कन्याकुमारी में है। और याद रखिएगा कि इसका निर्माण जो हुआ था स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का 1970 में। कब निर्माण हुआ था? 1970 में, याद रखिएगा। वहीं आपका स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी का दौरा कब किया था? तो याद रखिएगा 1892 में। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के पास स्थित है, याद रखिएगा, उसका दौरा किया था कब? तो 1892 में। और याद रखिएगा 1970 में वहाँ पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल का भी निर्माण किया गया, याद रखिएगा। और उसी कन्याकुमारी के पास 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट है। बहुत फेमस क्वेश्चन ये, कन्याकुमारी के पास याद रखिएगा 3 अर्धचंद्राकार जो है कि समुद्र तट पाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस जगह पर 3 अर्धचंद्राकार जो है कि समुद्र तट है? तो वो कन्याकुमारी के पास है। और भारत के अंदर में सबसे दक्षिणी बिंदु भी कौन है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। और या फिर आप बोल सकते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कन्याकुमारी के पास भी है। लेकिन सबसे दक्षिणी नोक पूछेगा कौन है? तो नोक अगर लगा दिया तो कैप केमोरिन। नोक अगर लगा देगा तो कैप केमोरिन। देखिएगा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिणी नोक पूछेगा तो कहां है? तो दक्षिणी नोक जो है वो कैप केमोरिन। वहीं आपका बात करेगा उत्तरी बिंदु कौन है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल है। ये सब क्वेश्चन पूछता है। वहीं आपको पता है इंदिरा पॉइंट का और भी 1-2 नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा इनको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको पार्किंसंस पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिग्मो उत्सव किस राज्य में, तो सिग्मो यानी मौज कर रहा है। आदमी जब शादी ब्याह होता है तो गोवा जाता है, दोनों परिवार मिलके मौज करने के लिए, तो सिग्मो मौज, सिग्मो मौज गोवा, कहाँ हो गया गोवा, गोवा वाले बीच पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोहड़ी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो लोहड़ी जो है पंजाब का है। लोहड़ी कहाँ गाया जाता है, पंजाब में। बैसाखी भी कहाँ का है, पंजाब का। बैसाखी भी कहाँ का है, पंजाब का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आपका, वहीं अगर हम बात करते हैं आपको कि कच्छ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कच्छ आप लोग को पता है, कच्छ का रण जो है गुजरात में है। कहाँ में है, गुजरात में। तो आराम से मारिएगा। और इसी कच्छ के रण में विश्व भारत का एकमात्र ऐसा आपका अभ्यारण्य है कच्छ का रण, जहां पर कि आपका जंगली गधा मिलता है। क्या मिलता है, जंगली गधा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र जगह जहां पर जंगली गधा पाया जाता है, याद रखिएगा जंगली गधा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण। और इसी गुजरात के कच्छ के रण में लूनी नदी भी विलुप्त होती है, लूनी नदी भी विलुप्त होती है। और ऐसे लूनी नदी जो निकलती है वो याद रखेगा अरावली की पहाड़ी से निकलती है। और अरावली की पहाड़ी कहाँ में है, तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ी कहाँ में है, तो राजस्थान में है। और अरावली की पहाड़ी जो है वह सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा तो अरावली की पहाड़ी मारिएगा, ठीक है। और अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अरावली पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, 1722 मीटर। वहीं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदाबेटा। क्या नाम है, दोदाबेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। दक्षिण भारत एवं पश्चिमी भारत दोनों की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अनाईमुदी है। वहीं पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वह महेंद्रगिरी है। क्या नाम है, महेंद्रगिरी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस जबरदस्त से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक जो है कि हमारे इस YouTube चैनल को आगे लेके जाने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।